रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम जी गुठा कराची। जब ये हफ्ता शुरू हुआ तो पहले प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जिसको एक्स्ट्रो कहा जाता है, मैंने आपसे कहा कि आज तो हम लोग बिजली की बढ़ी हुई कीमत जो फी यूनिट बढ़ाई गई है, आज तो हमने इसका चैप्टर खोला है। अभी तो हम इसी हफ्ते के आखिर में आपको दिखाएंगे ये जो पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ। जब ये चैप्टर खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट में जाते जाते भी एक ऐसा वार किया है कि जिसकी वजह से एक आम आदमी बिलखुसूस, और शायद इस दफ़ा वो मामला हुआ है कि शायद अशराफिया भी किसी हद तक इससे मुतासिर हुए हैं। ये पेट्रोल की कीमत में सबसे पहले तो ये होता है कि एक इन्होंने फार्मूला बना रखा है, हर गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी। आप एकदम उसमें बढ़ाते हैं, बढ़ाकर फिर आप कहते हैं आवाम पर एहसान करते हुए कि इतने की समरी आई थी, लेकिन हमने अब इसमें 9 रुपए की कमी कर दी है। 9 रुपए की कमी करके ठीक 1 महीने या उससे भी कम दिनों में उसको डबल करके आप आवाम से वसूल कर रहे होते हैं। जैसे कि इस दफा हुआ कि आपने 9 रुपए वापस लेकर और कुछ दिन के बाद ठीक 19 रुपए कुछ पैसे, यानी लगभग 20 रुपए का आपने इजाफा कर दिया। अब मसला ये है कि जब डॉलर महंगा होता है या पेट्रोल महंगा होता है तो ये सिर्फ ये दोनों चीजें महंगी नहीं होती, इनका असर जाता है अशियाए खुर्दनोश और वो तमाम अशिया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी का जिस पर दारोमदार होता है वो उससे अफेक्ट होती हैं। अगर आप ये देखें, ये वो पेट्रोल है कि जिसने कीमत जिसकी बढ़ाकर आवाम की घरेलू बजट के ऊपर आग लगा दी। आवाम के घरेलू बजट को जहाँ पे आग लगाई, वहाँ पर दूसरी साइड पर ये वो मार्केट है, वो अशियाए खुर्दनोश की मार्केट है कि जो इस पेट्रोल के कीमत बढ़ने की वजह से ये सारा अशिया सर्फ, वो तमाम तर अशिया जो कि एक आम आदमी के जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ये सब के सब इनकी कीमतों को भी आग लग गई। अब आप मुझे बताइए कि कराची वालों से आप मजीद और कितने इम्तहान लेंगे। सबसे पहले तो जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ज़रा वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर ये लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, और यकीन मानिए कि एक एक शख्स के चेहरे के ऊपर तनाव है। ख़ास तौर पे आपकी मोटरसाइकिल चलाने वाला जो एक मीडियोकर है, आप ज़रा पूछे उनकी शक्लों से आपको पता चल जाएगा। जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, उनकी शक्लों से जिस वक्त वो भरवा रहे होते हैं ना पेट्रोल, आपको तभी पता चल जाता है। और रहती सहती कसर जब ये अशियाई खुर्दनोश उसके असरात की वजह से महंगी होती है, तो आप ज़रा इनके चेहरे के तासुरात भी आप देख लीजिएगा। सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती, सवाल उनके मुँह, जवाब उनके मुँह के ऊपर लिखा होता है। सबसे पहले जाते हैं ज़रा पेट्रोल जो भरवा रहे हैं, ज़रा मोटरसाइकिल खास तौर पे जो चलाने वाले एक मीडियोकर और गरीब बंदा है, ज़रा उससे सबसे पहले मालूम करते हैं क्या क़यामत गुजरी है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, पेट्रोल पे 20 रुपए तकरीबन बढ़ गए, 19 रुपए कुछ पैसे। आपने भी पेट्रोल भरवाया है, तो मुझे ये बताएं कि अपनी गाड़ी में नहीं भरवाया, मेरे को किसी ने भेजा था, मैंने उसकी गाड़ी में भरवाया। पेट्रोल में काम करने वाला शख्स हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, तो कैसे गुजारा करते हैं कराची में? जिसके पास कम से कम मोटरसाइकिल नहीं है ना, वो कराची में गुजारा नहीं कर सकता। मेरा काम है, घर के पास मेरा काम है, कहीं आना जाना होता है, भाइयों की गाड़ी ले जाता हूँ। इससे फर्क पड़ रहा है वैसे आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से? हाँ जी, हाँ, महंगाई होती है तो फर्क पड़ता है कारोबार पे। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे भाई जो हैं वो पेट्रोल डलवा के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, ये हुकूमत ने एक जाते जाते भी ना तकरीबन 20 रुपए का इजाफा कर दिया, 19 रुपए कुछ पैसे का। लेकिन इससे आपको लगता है, बस ये सुना है कि बहुत आंसुओं के साथ जो था इसके ऊपर साइन किए गए हैं। अब आप मुझे बताएं, आपके आंसू निकल रहे हैं या नहीं? आंसू तो बहुत निकल रहे हैं, मगर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत अभी हमारी सांसों के ऊपर भी टैक्स लगाने वाली है। हम जो सांस ले रहे हैं ना, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हवा के अंदर, इसके ऊपर भी हुकूमत टैक्स लगाएगी। अब हुकूमत यही चाह रही है कि अब इंसान जिए नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में कौन सी मखलूक आने वाली है, अब वो हुकूमत को ही पता है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जाते जाते कम से कम अब जरा थोड़ा सा सुकून होगा कि भाई हम जा रहे हैं, अब जाते जाते क्या करें। लेकिन अब ये जो अचानक तो जाएगी, वो वापस ना आए तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा नहीं, बस वो हुकूमत ने 9 रुपए लेकर और बदले में कुछ दिन के बाद जो है वो तकरीबन 20 रुपए का इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमत में। तो ये हुकूमत की शरारतें, ये छोटी छोटी शरारतें आपको पसंद आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी 400 रुपये दिहाड़ी है, इधर आना जाना 250-300 का पेट्रोल लग जाता है, परेशानी है। मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर इसमें मजीद फर्ज करें कि आने वाले दिनों में इजाफा हो जाएगा,
तकरीबन अगर ये 300 तक पहुंच गया, अभी तो 272 तक तकरीबन है, अब ये 300 तक अगर ये पहुंच जाए तो क्या आप मोटरसाइकिल घर से बाहर निकालेंगे? मोटरसाइकिल को हम आग लगा देंगे, पैदल ही सही है फिर। अच्छा, अब IMF का जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। अल्लाह जानता है कि IMF के साथ ये किसने मामला तय किए थे। पिछली हुकूमत का कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कुछ इस तरह की शराइत को तस्लीम कर लिया था जो कि आवाम को नहीं बताया गया, लेकिन वो उनको पता था कि जाते जाते हम कुछ ऐसा मामला खराब करके जाएं कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, यानी कि अदम एतमाद का जब मामला चल रहा था तो बकौल हाजिर गवर्नमेंट के जो जिसके अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, उनका ये कहना था कि ये मुश्किल हालात जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से इस वजह से है कि जब उनको अपना तख्ता धड़ा होता हुआ नजर आया तो उन्होंने IMF के साथ उन शराइत के ऊपर एग्री कर लिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको पता था कि आने वाले दिनों में जो आने वाली हुकूमत होगी उसके घुटने उसके ज़मीन से लग जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने जो शराइत तय की हैं वो इतनी आसान नहीं है। वही जो अगर हम इसी मफरूज़े के ऊपर वही मफरूज़ा अगर हम आज रख कर देखते हैं, अल्लाह जानता है कि IMF के साथ किसने मामला तय किए। इस वक्त हाल ये है कि अवाम इस तरीके से दरबदर हो गई है, इस तरीके से अवाम दरबदर हो गई है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया, या फिर जिसके एक से ज़ायद बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक की फीस जो है वो बचाने के लिए उस बच्चे को घर पे बिठा लिया है, घर पे पढ़ाएंगे। चाचा, पेट्रोल भरवाया? जी भरवाया पेट्रोल मैंने, लेकिन पहले मेरा 500 रुपये में काम हुआ था, तब 1000 रुपये पेट्रोल लगता है मेरा। 1000 रुपये लग रहा है? अब 1000 रुपये लग रहा है, पहले 500 में काम हुआ था मेरा, अब 1000 रुपये का पेट्रोल चलता है मेरा। वही काम है, वही है। तनख्वाह वहीं की वहीं है? तनख्वाह वहीं की वहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। वैसे ये जाते जाते गवर्नमेंट ने ये इजाफा किया है, आने वाली गवर्नमेंट जो होगी टेक केयर गवर्नमेंट, क्या कहेंगे उनसे? भाई ये कहेंगे कोई हल्का प्रोग्राम कर दो तो गुजारा हो जाएगा, फिर तो गुजारा भी नहीं हो रहा हमारा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल आपने भरवाया होगा, अभी अगर मैं आपसे करंटली पूछूं तो जितने में ये अभी 20 रुपए का तकरीबन जो इजाफा हुआ है, इससे सिर्फ 20 रुपए का इजाफा हुआ है या आपका बाकी भी आपका जो चूंकि आपने आना होता है जाना होता है, आपने 1000 काम इसी मोटरसाइकिल पे करने होते हैं, तो सर आपके बजट में कितना फर्क पड़ रहा है? बजट पर जी वैसे तो पहली बात तो मेरी नौकरी है नहीं, मैं पेंशन पर हूँ, OBI की पेंशन मुझे मिल रही है, ठीक है। वो पेंशन में मैं अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ, जिससे ये पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ पर इजाफा हुआ है। जहाँ मेरा 100 रुपये का खर्च होता है अब 200 रुपये का खर्च हो रहा है, और इस वक्त इतने परेशान हैं कि अपने आप बच्चे ना होते तो अपने आप को मार देते हैं। सर आप रो रहे हैं, आप तसल्ली रखें, देखिए सर रोने से इतनी परेशानी हो गई है, इतनी परेशानी हो गई है। गवर्नमेंट ने तो कह दिया, ऐलान कर दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन लोगों आवाम का क्या बनेगा। उनके बच्चे हैं वो कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से वो करेंगे। सर इस मुल्क में एक सफेद पोश और शरीफ शख्स होना क्या गुनाह बन गया है? गुनाह है, गुनाह यहाँ रहना गुनाह हो गया। अब तो यहाँ रहना गुनाह, इससे बेहतर तो कोई दूसरा अगर इसको कब्जा कर ले उससे आज़ाद तो रहेंगे ना। ये हर रोज़ हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब मर्जी आए इनका पेट्रोल बढ़ा देते हैं। कभी देखो चीनी, आज चीनी देखो 150 रुपये हो गई है, क्या दूध 220 रुपये, कहाँ से बच्चों को चाय पिलाएंगे हम? जो रोज़ कमाने वाला 400-500 रुपये वो क्या करेगा, मुझे ये बताएं। कहाँ से लाकर खिलाएगा? चोरी करेगा, डाका मारेगा या किसी को कत्ल करेगा? बहुत हम मजबूर हो गए, बहुत ही हम मजबूर हो गए। क्या करें, कुछ अपने बस में है नहीं जो कुछ करें। ये बस बातें कर रहे हैं बैठे हुए, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा, बस कुछ नहीं कह सकते। सर आपके बच्चे कितने? माशाल्लाह मेरी 7 बेटी है, 1 बेटा है। बेटे की भी जॉब नहीं है, बेटे की भी जॉब आपकी पेंशन पे गुजारा हो? मेरी पेंशन पर गुजारा है। बच्चा कहीं ड्राइवरी कर रहा है स्कूल पर, वो भी 10 के 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। कोई मुझे बताएगा इस चीज का फार्मूला, कोई मुझे समझाएगा कि जो बंदा जिसकी तनख्वाह ही नहीं है वो पेंशन पे गुजारा कर रहा है, 7 बेटियों और बेटे एक बेरोजगार बेटे समेत सिर्फ पेंशन पे गुजारा है, मुझे आप कोई फार्मूला बताएंगे कि मैं इनको तसल्ली दूं इस तरह के भाई आने वाले दिनों में आप इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें, देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। ये बंदा कह रहा है कि मुझे आज इजाजत मिले, हराम अगर ना हो मैं आज कुछ बच्चों समेत खुदकुशी कर लूं। ये हालात हो गए हैं। ये अब इस वक्त आप अगर कोई भी इस वक्त जवाब पेश करेंगे ना आवाम को, आप इस कैटेगरी को जवाब पेश नहीं कर सकते। ना मेरे मुंह में कोई ऐसे अल्फाज है, ना मेरी डिक्शनरी में कोई ऐसे अल्फाज है। आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने तो 20 रुपये कह दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 20 रुपये से आगे कितना नुकसान हो रहा है। हर चीज़ पर पैसे पर, हर आदमी, आप देखें कि आम आदमी बेचारा जो किराएदार है वो किराया देगा,
बसों के किराए उन्होंने कल से बढ़ा दिए। वो एक यहाँ पर हो गया सिस्टम कि जब एक चीज़ बढ़ जाती है उस पर टाइम लग जाती है। अगर कल आप कम भी करोगे तो वो पैसे कम नहीं होते, वो वहाँ के वहीं ठहर के खड़े रहते हैं। हमारे इस मुल्क में कोई गरीबों का किसी, सब गरीब आते से पहले तो बहुत कुछ कहते हम ये कर देंगे गरीबों के साथ, हमने ये किया, हम नौकरियां दे देंगे। आज तक मुझे बताइए ये बेरोजगार इतने घूम रहे, कहाँ से नौकरी मिले? चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? लूटमारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने बच्चों का तो पेट पालेंगे ना। ये अपने बच्चों को मार दे गलत वोट कर, वो भी जुर्म है। सर मेरे लिए किसी के आंसू इतने कीमती हो या ना हो, मेरे लिए आपके जैसे और आप जैसे जो आंसू हैं और जो इस तरह के आप जैसे और लोगों के आंसू हैं मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं एक नहीं हूँ, मेरे पीछे कई लोग ऐसे होंगे बेचारे जो मजबूर है, जो कुछ कह नहीं सकते। हम मीडिया वालों को भी ये कहते हैं, वो क्या कर लेते, कुछ सुनकर उनकी ये कान सुना दूसरे कान से चल चल मेरे भाई क्या हो, ऐसे तो बोले बकते रहते कई बकते, बस इस तरह होगा। बस मेरा यही पैगाम है इन मेहरबानों से कि अल्लाह के वास्ते गरीबों का ख्याल करो, कुछ कमी करो ऐसी कि आदमी 2 टाइम रोटी तो नहीं, 1 टाइम रोटी तो पेट भर के खाए, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम रोटी तो पेट भर के खाए कि ना खाए। मेरी इन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेहरबानी करके गरीबों का ख्याल करो कुछ। सर मुझे कोई ये बता दे, ये है आम आवाम और ये है असल आवाम, हम बाकी किसी आवाम को नहीं जानते, ये है असल आवाम। इस वक्त मेरे घर में आप चल कर देखें, 3 बल्ब 2 ट्यूबें और 1 मसन फ्रिज चल रहा है। ये बिल जो है 52,000 रुपये का आया है। 1,000 यूनिट क्या मैं कोई कारखाना चला रहा हूँ? मैं उसी के लिए देखें परेशान हूँ। आज सुबह से चक्कर काट रहा हूँ इस बिल के चक्करों में। ये एप्लीकेशन लिखवाई, ये बिल लेकर जा रहा हूँ अब वापस वहाँ उनके पास। उन्होंने फॉर्म दिया कि ये फॉर्म फिलअप कर कहते हैं हम आपका मीटर चेंज कर देंगे। मीटर चेंज करेंगे, आप आकर लोड चेक करें, बिजली चेक करें कि मैं कितनी जला रहा हूँ। आपका बिल भी बाकी लोगों की तरह, क्या आपको लगता है कि मीटर रीडिंग गलत हुई है? गलत हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। बहरहाल ये है कि 52,000 देखें, उनको मैंने बताया, मैंने कहा सीरियल आप देख लें शुरू से अभी तक 200, 250 यूनिट चलता था। अब एकदम से आपने 1,032 यूनिट कर दिए और 52,000 रुपये मैं कहाँ से दूंगा? बिजली काट दो भाई, अंधेरे में बैठेंगे, ऐसे भी तो अंधेरे में बैठते हैं ना। आप 2 घंटे बिजली देते हो, 3 घंटे गायब करते हो। इससे पहले बैठे रहेंगे, बच्चों को कहेंगे भाई वो पुराना दौर है हमारा, लालटेन जलाओ गुजारा करो। यही होगा, अब क्या होगा? सर आपने तो मेरे मुंह से अल्फाज ही छीन लिए, मेरे पास अल्फाज खत्म। इस आदमी की बात सुनने के बाद मेरे अल्फाज खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ज्यादा नहीं, बस 19 रुपए कुछ रुपए का इजाफा हो गया फी लीटर पेट्रोल पे अचानक ही। ये 19 रुपए 20 रुपए जो ना, ये किस्म के एक किस्म का ये पहाड़ है। अगर सच पूछो ना, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। कहाँ 100 रुपए 150 रुपए आस्ते आस्ते बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने कहाँ से कहाँ आसमान तक ले गए। किसका करें, किसको दुआएं दें या बद दुआएं दें? एक आदमी 30,000 सैलरी ले रहा है, 30,000 में वो अपना घर चलाएगा, भले उसका अपना घर भी क्यों ना हो। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, ना बिजली आती है ना गैस आती है। पेट्रोल डलवाओ, एक पेट्रोल पंप वाले डंडियां मारते हैं। हकीकत बात मैं आपको बताऊं, हमें ये पैमानों का नहीं पता चलता, ये कभी इतना कभी इतना। 2 लीटर डलवाओ, जहाँ एक मिसाल है कि हम 40 किलोमीटर या 50 करते थे, वो अभी 30 किलोमीटर भी नहीं होता पूरा। क्या करें, हम दुआई दे सकते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा मेरे भाई कि आपने पेट्रोल डलवा दिया? जी बिल्कुल डलवा लिए। पेट्रोल जो उसकी कीमत बढ़ी है तकरीबन 19 रुपए कुछ पैसे, उसको भरवाते वक्त ये इस इजाफे के बाद दिल में आपके क्या ख्याल आ रहे हैं? बस यही ख्याल आता है, अपने हुक्मरानों को रोते हैं बिल्कुल। और क्या करें हम, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम कुछ कहेंगे तो। अच्छा भाई, जब पेट्रोल बढ़ता है उसकी कीमत में इजाफा होता है, तो वो सिर्फ पेट्रोल आने जाने के लिए उसकी कीमत में इजाफा नहीं हो रहा है, उसका असर आपके अशिया खुर्दनोश पे भी पड़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आपका घर का बजट वो मुतासिर हुआ? बिल्कुल हुआ मैडम। बजट क्या, आप समझ लें कि घर की हर चीज़ मुतासिर हुई है। और जब हम पैसे लेते थे सवारी से 100 रुपये, पेट्रोल जब कम था 20 रुपये, अब तो वो 100 रुपये भी पूरे नहीं दे रहे हैं। आवाम ज़्यादा रो रही है हमसे, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और घर के हालात तो और ज़्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से। आपने
आपने एक तराजू के अंदर सबके ही सर रख दिए, आपने एक पलड़े के अंदर सबके ही सर रख दिए। कोई किसी को अब ये नहीं कह सकता कि ये मुझे लूट रहा है, वो मुझे लूट रहा है। हम सबको एक साथ ही लूटा गया है। अब आपको लेकर आए हैं पेट्रोल से मुतासिर होने वाले वो तमाम अशियाए खुर्दनोश जिसके बगैर ना आपका गुजारा ना मेरा गुजारा। सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, उसका असर अब आया है इन अशियाए खुर्दनोश पर। आपकी दाल, चीनी, आटा सब महंगा। फ्रूट की तो बात ही ना करें आप, अंडे की तो बात ही ना करें, चिकन की तो बात ही ना करें। ये तो अब ख्वाब ही हो गया है किसी एक मीडियोकर का। अगर देखा जाए ना तो पूरे अगर सर्कल को अगर हम घूम के देखते हैं तो सिर्फ ये जो गदागर है ना इस वक्त सिर्फ यही खुश नजर आ रहे हैं। यही सिर्फ आसूदा इस वजह से है क्योंकि ना इन्होंने बिजली का बिल देना होता है, ना इन्होंने पेट्रोल भरवाना होता है। इनके झोपड़ियों के अंदर जो है वो कुंडे लगे होते हैं। इनके ये सिर्फ इस वक्त जो है आपकी मेरी जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। ये इस गदागर तबके के अलावा बाकी सब इस वक्त इज्तिमाई तौर पे रो रहे हैं। जरा रोना धोना आपको मजीद जरा दिखा देते हैं आवाम का। सर मुझे ये बताइएगा कि पिछले 6 महीनों में अगर मैं मुख्तलिफ सब्जियों के आपसे रेट मालूम करूं तो अब और पिछले 6 महीने में उनमें कितना फर्क आया है? सब्जियां जो है बारिश के बाद महंगी हुई है। उससे पहले सब्जियां सारी सस्ती थी। अभी तकरीबन 50-50, 60-60 रुपए किलो का फर्क आया है, महंगा है। मुझे ये बताइएगा कि लौकी जो है वो सबसे ज्यादा सस्ती सब्जी मानी जाती थी किसी जमाने में। अभी अगर मैं मालूम आपसे करूं कि हालिया इसकी कीमत कितनी है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। और 6 महीने पहले कितनी थी? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो से वो 6 महीने के बाद 120 पे आ गई। 120 रुपए। डबल कीमत हो गई। डबल कीमत हो गई। अब बात करते हैं उस सब्जी की जिसके बगैर जिंदगी का गुजारा ही नहीं है। प्याज, लहसुन, अदरक जिसको मसाला सब्जी कहा जाता है। सर इसकी कीमत में, प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है 6 महीने में या नहीं? प्याज सस्ती है। चलो शुक्र है, कोई एक अच्छी खबर आई। 40 रुपए किलो। आलू कितने रुपए? आलू 60 रुपए किलो। और 6 महीने पहले कितना था? 60 रुपए किलो। इनके सेम है। आलू प्याज का यही भाव है। आलू प्याज का यही रेट है। भिंडी में कितना फर्क आया? भिंडा महंगा है। भिंडी तो अभी सीजन नहीं है, भिंडी अभी महंगी है। भिंडी 160 रुपीज केजी है। और बैंगन? बैंगन 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो। ये मैं आपसे वो वाली सस्ती सब्जियां पूछ रही हूँ कि जिनको एक आम आदमी खाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ने के साथ साथ जाहिर है कि उसकी आप लोगों को जब सब्जी मंडी से आप लेकर आते हो, ट्रक आते हैं आपके, वहाँ से आपको जाहिर है वहीं से आपको मिलती है सब्जी, या सब्जी मंडी पे भी जहाँ से वो आ रही है वो भी तो जाहिर है कि ट्रकों में आती है ना, उसमें लाट आती है पूरी। ये पेट्रोल की कीमत में जब बढ़ने के बाद इसकी वजह से ये ऐड ऑन होता है इसमें? नहीं, इसका कोई पेट्रोल से ताल्लुक नहीं है। ये तो फसल के ऊपर है। अभी जो है ना सिंध का फसल नहीं है। अभी ये सब्जी आ रहा है बलूचिस्तान से ज्यादातर, तो इस वजह से पेट्रोल तो लगता है ना? लगता है मगर इसका कोई भी नहीं। पेट्रोल का भी खर्चा है। सही बात है, बिल्कुल। ये बात की ना उन्होंने सही। पेट्रोल में आ रही है ऐसे आ रही है। सही बात है, पेट्रोल का भी खर्चा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए सर। आप जरा मुर्गी की कीमत भी मालूम कर लेते हैं। आजकल तो मुर्गी हाथ नहीं रखने दे रही। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा अभी मुर्गी का फिल वक्त रेट क्या चल रहा है? अभी तो मुर्गी का रेट जो है ना 600 रुपए किलो चल रहा है। और अगर मैं 1 साल पहले की आपसे बात करूं, 1 से 1.5 साल पहले की, कितना फर्क आया? 1 साल 1.5 साल पहले में तकरीबन आधा फर्क आ गया। यानी कि पहले 300 रुपए कुछ में थी मुर्गी और अब जो है वो 600 रुपए से एक्सीड कर गई। 600 से 700 भी यानी कि क्रॉस कर जाती है। ये जब मुर्गी थोड़ी सी पीछे कम फार्मों में होती है ना तो ये 700 से भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इनका कोई चक्कर है, कोई फीड महंगा है, बाहर से आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने पास से भी बढ़ा देते हैं, कोई पता नहीं चलता इनका। चाचा ये बताइएगा कि जाहिर है कि ये एक गरीब तबका जो था उसका भरम होता था शादियों में भी कि जो मटन, जाहिर है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो अपनी शादियों में अगर मटन ना रख सके तो कम से कम बेटी की शादी में मुर्गी का गोश्त जो था वो उसका भरम रख लिया करता था। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या लोगों ने कंज्यूम करना भी थोड़ा सा कम कर दिया है? क्या उनका भी अपने दस्तरखान से जरा मुर्गी पे जरा हाथ खींच लिया उन्होंने? हाँ जी, पहले ये होता था कि गरीब आदमी आता था ना, वो घर के 5-4 बच्चे हैं ना तो 2 किलो गोश्त ले जाता था। अब वो आता 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या हफ्ते बाद वो आधा किलो लेके जाता है। यानी कि इतना फर्क पड़ गया महंगी होने से। हमारा
15 कैरेट का काम था जो 6 कैरेट में आ गया, यानी कि महंगी होने की वजह से, यानी कि इससे बहुत काम खराब हो गया, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अभी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, जब भी कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर है कि ट्रकों में लाई जाती है ना, इसको मतलब पेट्रोल का असर तो आएगा। तो अभी इसके बाद क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ मुर्गी की अभी मजीद कीमतों में इजाफा होगा? देखो ये तो इसका सिलसिला जो जितना भी होता है ना, ये इनकी एवरेज निकालते हैं। जब फार्म के अंदर चूजा डालते हैं ना, इनकी एवरेज निकाल के उसके बाद ये पेट्रोल जो बढ़ता चढ़ता है ना, उसमें रेट आगे पीछे करते रहते हैं ये, ठीक है। इसलिए ये कभी महंगा कर देते हैं, कभी सस्ता कर देते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमत है इसमें इजाफा, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, इसकी कीमत में इजाफा होता है या डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, रुपए की कदर में कमी होती है। तो इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे या फिर आपके आने जाने में आपकी मोटर बाइक के ऊपर 20 रुपए बढ़ गए, ये बात यहाँ पे आके खत्म नहीं होती। ये बात फिर चलती है कि आपकी एक एक चीज के ऊपर, सब्जी मंडी से लेकर अगर यहाँ तक लेकर आनी है और जहाँ से ये फसल आ रही है वहां से पूरा अगर आप इसका बनाएं, इसका एक खाका बनाएं, तो जहां से आ रही है वहां से भी वो पैदल कोई नहीं लेके आएगा, वो ट्रकों में आएगी, वो व्हीकल पे आएगी। तो ऐसे में अगर जब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते और आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें पेट्रोल की कीमत की वजह से उस पर अफेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, असल इशू जो है ना वो प्राइस कंट्रोल हमारे यहाँ है कोई नहीं, कोई चेक मीडिया है नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी मौजूद है, मार्केट कमेटी मौजूद है, वो सब्जी मंडी में बैठे हैं और जो सिटी का रेट कंट्रोल करते हैं वो कमिश्नर ऑफिस कंट्रोल करता है, उनके पास स्टाफ भी है, वो उसको रेगुलेट नहीं करते। असल महंगाई की वजह ये है, पहले इतवार बाजार जुम्मा बाजार लगते थे, उसमें रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाती थी, वो इन दुकानदारों ने ख़त्म इसलिए करवाई है कि वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी और वहाँ रेगुलेट भी हो जाता था। महंगाई की बुनियादी वजह यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई नहीं है, इसका चेक मीडिया कोई नहीं है, हिसाब कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अगर उसको हम चेक करेंगे तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। और दूसरी एक बात और बता दूं, जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो आपसे एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी लेते हैं पब्लिक से लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, वो FBR को नहीं जा रही है। तो अगर इसको ही काउंटर चेक कर लिया जाए, कोई ऑनेस्ट लोग लगा दिए जाएं इसको चेक करने के लिए, तो इसमें रेवेन्यू में बड़ा फर्क पड़ेगा। जनाब ये देख लीजिए, आपको हमने पूरा फॉर्मूला समझा दिया आज के प्रोग्राम में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 पैसा पेट्रोल पे अगर बढ़ता है तो उसकी कीमत आपको किस तरीके से हर जगह पे अदा करनी है। एक सिर्फ पैसा बढ़ने पे, जहां पर 20 रुपए बढ़ेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका बजट आप नहीं बना सकते अपनी इनकम में। ये गवर्नमेंट भी सबसे पहले सुन ले कि आप कितना एक आम आदमी को आप निचोड़ेंगे उसका खून। अब जरा मालूम कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में अतीक मीर साहब से कि ताजर बिरादरी सुना है कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने के बाद इतनी नाला हुई है, उसकी इतनी सख्त चीखें हैं। अगर आप सुने मीडिया के ऊपर, अखबारात में उनकी इतनी बुलंदो बांग चीखें निकली हैं कि अब वो एहतजाज पे आ गए। ताजर बिरादरी इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बढ़ने के बाद एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। अतीक मीर साहब के पास चलते हैं, देखते हैं वो हमें क्या डिटेल देते हैं। जनाब हम आ चुके हैं अतीक मीर साहब के ऑफिस में। ताजरों की सबसे बुलंदोबांग आवाज़ इस वक्त, जो आपने जितने भी इस वक्त 6 महीने के अंदर ख़ास तौर पे अतीक मीर साहब, ये मेरे साथ आपकी कोई मेरे ख्याल है कि 6ठी 7वीं, मैंने इससे पहले जो शो करती थी उसके बाद तकरीबन मजमूई तौर पे हमने एक बड़ा अच्छा वक्त भी देखा है, एक नॉर्मल वक्त भी देखा है, और हमने बहुत ही इस वक्त ड्रॉबैक भी देखा है। बहैसियत ताजर लीडर मैं आपको जानती हूँ, आप रूहे रवा हैं सर। ये जो अब इजाफा हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, जो मईशत की हालत है पूरे पाकिस्तान में आम आदमी की, इसमें ताजर कितना सरवाइव कर पा रहा है ये बताइएगा जरा। एहतजाजी मूड है आपका या नहीं? देखिए, इसमें आपने माजी और हाल के फ़र्क की बात की है। एक तफरीक होती है कि आमदनी का रेशो क्या है, जिसको कि GDP की शरह क्या है। इसी तरह हम कहते हैं कि उसके बाद महंगाई की बढ़ने की शरह क्या है। तो इसका जो डेफिसिट बढ़ेगा, यही असल में ज़्यादा परेशानी की बात होती है। इस वक्त हम माजी की सबसे बदतरीन जो सूरत हाल है कारोबार की,
वो सिफर पे हैं, यानी कारोबार का कोई ग्रोथ नहीं है। तिजारत मार्केटों का जो हाल है आप देखें, सन्नाटे पड़े हैं, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें इतने भारी रेशो से पेट्रोल की कीमत का बढ़ना जो तकरीबन ये 20 रुपए इसने हिला के रख दिया। जब आपके पास जेब में कुछ नहीं है तो फिर आपके लिए 20 रुपए तो क्या 5 रुपए भी बहुत मुश्किल है। देखिए अब फिर वही एक नई लिस्टें आना शुरू हो गई हैं, स्कूल की वैन की फीस, बार बर्दारी के अखराजात, दूसरे शहरों से जो माल आता है, दूसरे शहरों में सामान जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। कुछ मौका परस्तों के लिए भी एक ये बहाना होता है कि वो पेट्रोल के बहाने अगर उन्हें 10 रुपए का फ़र्क पड़ता है उनकी मसनूआत पे तो वो 20-25 रुपये बढ़ाते हैं। तो इस तरफ भी हुकूमत का कोई चूँकि तवज्जो नहीं है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी कंट्रोल नहीं है, तो इस माफिया को हम अलग भुगतते हैं और जो हुकूमती इक़दामात हैं उसकी बिजली यहाँ पर अलग गिरती हैं। तो इसलिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम की 20 रुपये कीमत का बढ़ जाना ये हमारे लिए, मईशत के लिए, आम आदमी के लिए इस कदर मुश्किल है कि लोगों ने कारें खड़ी करके मोटरसाइकिलें चलाते थे। घरों से हमने देखा बहुत सारे लोग, दुकानदार मोटरसाइकिल पे आते थे। अब वो 200 रुपये का पेट्रोल भी अगर टैंकी में डलवाते हैं तो एक तरफ तकरीबन वो ख़त्म हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी का तो मैंने भी पूछा भी था प्रोग्राम में एक रिक्शे वाले से, कुछ आम लोगों से हम मालूम भी करते हैं भाई, ये IMF का अक्सर आप जिक्र सुनते होंगे, जिसकी जो इस वक्त तमाम तर इस वक्त मईशत की जिम्मेदार IMF को समझा जा रहा है। वो IMF की कुछ शराइत वगैरह थी, उसमें ये सुना है कि ये बिजली की और सुई गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत इसमें साथ में इंक्लूड करते हैं, तो ये शर्त थी IMF की। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने से बच गया सर, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो गए, क्या कहेंगे? देखें, ये ऐसा लफ्ज़ है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्टर से बचा लिया कि एक शख्स ICU में पड़ा है तो आप कहें हमने इसे मरने से तो बचा लिया, लेकिन ICU में पड़ा है, बल्कि वेंटिलेटर पे पड़ा है। तो ये सारी ये सियासी बातें जो इस वक्त कलेजा चीरती हैं, इस कदर झूठ मैंने तो ऐसी कोई हुकूमत नहीं देखी। रशिया से वो तेल का ट्रक, तेल का जहाज वो चल पड़ा है और बस ये बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, रक्स, लेकिन जब वो जहाज पहुंचा तो 20 रुपए कीमत बढ़ गई। ये कैसा, वो कौन सा तेल था जो कीमत? इसकी तरफ देखें, मैं समझता हूँ IMF की शराइत में सबसे बड़ी शराइत क्या है, एक सूदखोर को क्या चाहिए, अपने कर्ज पर उसको सूद चाहिए। इस बजट के मुकम्मल पूरे महसूलात भी अगर मिल जाते हैं उसका 60% से ज़्यादा हम सूदी किस्त में देंगे। इससे ज़्यादा मोहलिक इकोनॉमी कोई हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बदतर किसी मैशत में आजमाइश नहीं हो सकती कि उसका पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है आमदनी का वो सूद में चला जाए। तो बताइए, हमने सूद की अदायगी के लिए IMF से फिर कर्ज लिया और हम मजीद दलदल एक और गहरी दलदल में हम दस गए। साहब, जो कराची है उसको कहा जाता है तिजारत का दरअसल हब है पूरे पाकिस्तान का। सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर छोटा ताजिर भी, बड़ा ताजिर भी, मीडियोकर तबके का ताजिर भी मौजूद है, आप इन सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर इस बहीमाना जो एक IMF के साथ, चाहे आप शराइत कहें, आप इसको सूद की एक हम पे लानत कहें कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है, अब ये हालात आपके सामने, ताजिर एहतजाज करने का कोई हक रखते हैं अपना, या आपका कोई इन फ्यूचर आप लोगों का कोई ऐसा कोई इरादा है कि कोई एहतजाज वगैरह होगा इसके ऊपर, ताकि हुकूमत के ऊपर टेम्परेरी बेस पे सही लेकिन एक प्रेशर थोड़ा सा उस पर बन सके? आपके 2 सवाल बन गए। मैं पहले सवाल का जवाब ये दूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सूद के खिलाफ अल्लाह पाक के जितनी सख्त वईद है कुरान पाक में, किसी और गुनाह के, किसी और मासियत के इर्तिकाब पे नहीं है कि अगर तुम बाज नहीं आते, सूद से बाज नहीं आते, तौबा नहीं करते, तो समझ लो फिर अल्लाह उसके रसूल की जानिब से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। तो पाकिस्तान तो हालत जंग में, और वो जंग अल्लाह की तरफ से हमारे खिलाफ मुसल्लत है।
तो बताइए कि हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? हम शायद दुनिया की किसी भी ताकत को शिकस्त दे दें, अल्लाह की नाराजगी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सूद का भुगतान पूरा मुल्क भुगत रहा है। मैं आज फिर आपके इस प्रोग्राम में ये आवाज देता हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं, खुदा के लिए सूरह अल बकरा में सूद के बारे में पढ़ें और सारे पाकिस्तान के अवाम जुट जाएं कि हमें सूद के निजाम से बाहर निकाला जाए, वरना हमारी नमाजें, हमारी इबादत सब बेकार हो जाएंगी। अल्लाह हमसे राजी नहीं है, वरना वो लोग भी तंग हैं जिन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी। देखिए इन हालात में वो भी परेशान है। दूसरी बात, इस वक्त एहतजाज की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि खामोश रहें और हम अपनी मौत हम मर जाएं खामोश, या फिर हम हुकूमत के खिलाफ उठें, तो आवाज उठाएं या फिर जनाजा उठाएं। कौम सुन ले, अब खामोशी और बेइज्जती की बहुत कीमत दे दी, अब उठना होगा। ताजिर अनकरीब सड़कों पे होंगे और आप देखें पूरे मुल्क से ये आवाज आ चुकी और अब ये कदम रुकेंगे नहीं। आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे और हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करेंगे। अगर आप हुकूमती नुमाइंदों से या उनके रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनसे बात करें ना, वो कहते हैं कि हम तो खुद इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, हम तो खुद इस वक्त मुश्किल हालात में हैं और हम जानबूझ के ये नहीं कर रहे, हम मजबूरी की हालत में ये कर रहे हैं। अगर हम उनका ये मफरूज़ा मान भी लेते हैं तो जाहिर है कि आप लोगों के बहसीत ताजिर भी तो आप लोगों के कुछ मुतालबात होंगे ना। वो मुतालबात क्या हैं आपके? देखिए, हम तो सबसे पहला, जैसे आपने कराची के ताजिरों की बात की, कराची की मैशत की बात की, एक मुल्क का एक मुआशी हब है, पूरे मुल्क के मुआशी बोझ हमने उठाया है। हमें कम से कम कारोबार करने का हक दिया जाए, हम उन मुश्किलात से हमें निकाल लिया जाए जिनकी वजह से आज हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं। हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे, हम कमाएंगे तो हम मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। अगर आप बिजली की कीमतें जो कि कम होनी चाहिए, पेट्रोलियम की कीमत को इतना तो कम करें जितना हम उसको बर्दाश्त कर सकें, लेकिन इस वक्त तो बर्दाश्त तो दूर की बात है, ये हलाकत है हमारे लिए। इतनी बड़ी मुसीबत है पेट्रोलियम और बिजली की कीमत के आदमी बर्क़ आसमानी से शायद इतना नहीं डरता जितना बिजली के बिल से डरता है। कभी ऐसा सुना आपने कि बिजली का बिल देखकर किसी को हार्ट अटैक हो जाए? कभी आपने माजी में सुना होगा कि किसी ने खुदकुशी कर ली हो? अब इसके बावजूद भी अगर हुक्मरान, उनका एहसास, उनका ज़मीर ना जागे, तो फिर मैं समझता हूँ कि उन्हें डरना चाहिए कि जल्द वो अल्लाह के कटहरे में होंगे और हुक्मरानों की बड़ी सख्त पकड़ है। मैं कहता हूँ पहले हम पुकारते थे आर्मी चीफ को कि हमारी मदद को आए, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुकारते थे। अब हम किसको पुकारें? हम देख रहे हैं सबके हाथ बंधे हैं, सबको मजबूर देख रहे हैं, सब खामोश हैं, कहीं से हमारे हक में आवाज नहीं आती। ना आर्मी चीफ बात करते हैं, ना हमारे को अदलिया से कोई आवाज आती है। इतने बेबस हैं हम किसको पुकारें? बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि अब जो हालात हो गए हैं, इस बात इन पेट्रोलियम मसनूआत पर 20 रुपए बढ़ने पर सिर्फ ख़त्म नहीं होती। मैंने आज आपको दिखाया है कि उसका असर कहाँ कहाँ पे एक आदमी को अदा करना पड़ रहा है। 1 रुपया जो आप पेट्रोलियम कीमत पे, या फिर आपका 1 रुपया अगर डॉलर की कीमत की कदर में अगर इजाफा हो जाता है, तो यकीन मानिए कि रीढ़ की हड्डी पे ना एक बड़ा सा, एक सही वाली जो एक ज़रब होती है ना रीढ़ की हड्डी पे, वो सबसे पहले मीडियोकर और गरीब आदमी के ऊपर लगती है। हुकूमत पे बहुत बाद में जाके बात आती है। आज आपने मेरे प्रोग्राम में देखा कि एक बुजुर्ग किस तरीके से ज़ारों कतार रो पड़े, कहाँ कहाँ वो बंदा रोने के लिए उसको जवाब फराहम कर रही थी गवर्नमेंट। दिल हमारे, आप यकीन करें कि अगर मैं मेरे बहैसियत सहाफ़ी अगर कुछ, जाहिर है कि हम पे भी कुछ बंदिशें होती हैं, हमारी एक प्रोफेशनलिज्म के एक कुछ तकाजे होते हैं, वरना मेरा दिल चाहता है मैं उसमें खुद उस आदमी के आंसू को देखकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हुकूमत भी इतनी मजबूर हो चुकी है कि शायद आवाम से ज़्यादा, जब इनके बयानात सुने तो ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत ही ज़्यादा मजबूर है। इस वक्त हालत यह है कि प्रोग्राम में एक और मैंने आपसे बात की थी जो आपको शायद मजाक लगी हो, कि एक गदागर साथ खातून जा रही थी, तो मैंने कहा था कि इस वक्त अगर कोई देखा जाए ना
तो हम सबसे बेहतर हालात इन गदागरों के। अगर कोई है ना इस वक्त आसूदा हालत में, वो गदागर है, जिसको ना पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, ना उसको बिल अदा करना पड़ रहा है, और वो बहुत सारे झंझटों से वो पाक है, जिससे एक आम आदमी पाक नहीं है, उसको वो भुगतने पड़ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि फिर मजमूई तौर पर ना बस एक ही हल रह जाता है, हम बहैसियत एक कौम हम गदागरी ही बन जाते हैं। आप यही चाहते हैं कि शायद हम, क्योंकि हालत तो ऐसी हो गई है, या लोग खुदकुशी करें या फिर गदागर बन जाए, दो ही ऑप्शन रखें। क्योंकि इन हालात में, इस कमाई के अंदर, इस सैलरी में, इस इनकम के साथ एक आम आदमी इन एक्सपेंसेस के साथ नहीं गुजारा कर सकता। आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अवाम को डिफॉल्ट कर दिया। चीख उठा कराची में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।